नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सानिध्यम परिवार में। कारक प्रकरण का पहला पार्ट लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हूं और पहले पार्ट में हम आज बात करेंगे कारक परिचय की, यानी कारक क्या है, कितने होते हैं, कैसे पहचाना जाता है। ये संपूर्ण परिचय आज की क्लास में हम सीखने जा रहे हैं। तो धैर्यपूर्वक अपनी नोटबुक लेके बैठ जाइए और साथ के साथ नोट भी करते रहिए। चलिए, कारक प्रकरण परिचय की बात करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए कारकम। सबसे पहले क्या करिए, कारकम हेडिंग डाल दीजिए। और कारकम की अगर मैं बात करूं तो मित्रों सबसे पहले क्या सीखनी है, हमें इसकी व्युत्पत्ति देखनी है। क्या देखनी है? व्युत्पत्ति देखनी है कि कारक शब्द आखिर बनता कैसे है। कारक शब्द आखिर बनता कैसे है? तो मित्रों आप ध्यान दीजिए कि डुक्रिय धातु होती है। कौन सी धातु होती है? डुक्रिय धातु होती है। डुक्रिय धातु के साथ में जब ऋणवुल प्रत्यय किया जाता है तो उसके योग से कौन सा शब्द बनता है? कारकम शब्द बनता है। यानी पूछा जाए आपसे कारकम शब्द में कौन धातु है, तो णुक्रिय धातु है। क्री भी आ सकती है, जरूरी नहीं है, क्योंकि अंततो गत्वा क्री ही शेष बच जाती है। लेकिन अगर फिर भी नहीं आए तो डुक्रिय आती है, तो प्राथमिकता किसको देनी है? मूल धातु डुक्रिय ही होती है। डुक्रिय धातु होती है और प्रत्यय कौन सा होता है? ऋणवुल प्रत्यय यहां पर हो जाता है। कौन सा हो जाता है? ऋणवुल प्रत्यय यहां पर हो जाता है। आइए पहले इस व्युत्पत्ति को समझ लेते हैं कि ऋणवुल का जो ल है, इस ल की क्या कर दी जाती है? इत संज्ञा। पूर्व ज्ञान का प्रयोग करो और फटाफट से बताते चले जाओ कौन कौन से सूत्रों का हमें यहां पर प्रयोग करना है। इत संज्ञा कर दी जाती है। और क्योंकि ये प्रत्यय का अंतिम वर्ण है और अंतिम वर्ण है, तो यहां इत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा रहेगा? हलंत्यम रहता है। कौन सा रहता है? हलंत्यम सूत्र से यहां पर इत संज्ञा कर दी जाती है। पुनः जो आपका आदि में ण आया हुआ है, इस ण की भी क्या कर दी जाती है? इत संज्ञा कर दी जाती है। और इत संज्ञा कर दी जाती है, यहां पर आपका सूत्र कौन सा होता है? चुटु होता है। कौन से सूत्र से की जाती है? चुटु सूत्र से इसकी भी इत संज्ञा कर दी जाती है, क्योंकि प्रत्यय के आदि में चवर्ग और तवर्ग की इत संज्ञा कौन से सूत्र से होती है? चुटु सूत्र से होती है। लसक को तद्धितीय से नहीं होगी। सुप्रिया पांडे जी गलत जा रहे हैं आप। लसक को तद्धितीय में ल श और कवर्ग होता है, जबकि यहां ण आ रहा है तो ण मतलब किसका वर्ण है? ण आपका टवर्ग का वर्ण है। ट ठ ड ढ ण हो जाता है। तो इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो आपके पास में क्या शेष बच जाता है? वू शेष बच जाता है। इधर आइए तो इधर जो आपका क्या आ रहा है? डू आ रहा है। इस डू की भी क्या कर दी जाती है? इत संज्ञा कर दी जाती है। इस डू की भी क्या कर दी जाती है? इत संज्ञा कर दी जाती है। कौन से सूत्र से करते हैं? इसकी इत संज्ञा करते हैं आदिर्ये टुडवः सूत्र से। आदिर्यः टुडवः सूत्र से इत संज्ञा कर दी जाती है। और साथ के साथ में ये जो ये आ रहा है, इस ये की भी साथ में जो आपका क्या आ रहा है? ये आ रहा है, इस ये की भी इत संज्ञा कर दी जाती है। और ये की इत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? ये आप सब लोग बहुत अच्छी से जानते हैं। कौन से सूत्र से की जाती है? हलंत्यम सूत्र से कर दी जाती है। किससे कर दी जाती है? हलंत्यम सूत्र से कर दी जाती है। तो इस प्रकार हमारे पास क्या क्या शेष बच जाता है, देखिएगा एक बार। इस प्रकार हमारे पास इधर तो शेष बच जाती है क्या? क्री। और इधर क्या शेष बच जाती है? इधर शेष बच जाता है वू। क्या बच जाता है? वू शेष बच जाता है। क्या शेष बच जाता है? वू शेष बच जाता है। मित्रों इस वू को अक कर दिया जाता है। कौन से सूत्र से कर दिया जाता है? युवोर्नाकौ सूत्र से कर दिया जाता है। किससे किया जाता है? युवोर्नाकौ सूत्र जो है, इस सूत्र से वू को क्या कर दिया जाता है? वू को अक कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? वू को अक कर दिया जाता है। युवोर्नाकौ, यू को अन और वू को अन करता है। पुनः यहां जो क आ रही है, इस क्री को वृद्धि कर दी जाती है। क्री को क्या कर दी जाती है? वृद्धि कर दी जाती है। यानी कि यहां आप समझिए कि क में जो री आ रही है, इस री को वृद्धि करके क्या कर दिया जाता है? आर कर दिया जाता है। आपने पढ़ा है उरण रपरे, तो बहुत अच्छी तरीके से री को गुण करोगे तो अर होगा और री की वृद्धि करोगे तो
आर रूप वहां पर आता है। और ये वृद्धि कौन से सूत्र से की जाती है? ये की जाती है आपकी अचोयिणती सूत्र से। कौन से? अचोयिणती सूत्र जो है, अचोयिणती सूत्र से क्या कर दी जाती है? वृद्धि कर दी जाती है। यानी आपके पास में क्या आ जाता है? कार प्लस अक, जब दोनों को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? कारक बन जाता है। अब क्योंकि कारक शब्द यहां पर नपुंसक लिंग में प्रयोग हो रहा है, तो इस प्रकार कारकम शब्द आपका नपुंसक लिंग में आपको प्राप्त हो जाता है। किस में प्राप्त हो जाता है? नपुंसक लिंग में। इस प्रकार से ये जो है आपका कौन सा शब्द प्राप्त होता है? कारकम शब्द प्राप्त होता है। यानी व्युत्पत्ति आपके सामने है पूरी की पूरी। मूल धातु अगर आपसे पूछी जाएगी डुक्रिय रहेगी। डुक्रिय में डू की इत संज्ञा कर देंगे आदि टुड़वे से, य की इत संज्ञा कर देंगे हलंत्यम से, क्या शेष बच जाता है? क्री शेष बच जाता है। इधर नवल पे आएंगे, ल की इत संज्ञा कर दी जाती है हलंत्यम से, न की इत संज्ञा कर दी जाती है चुटू से, तो क्या शेष बच जाता है? बू शेष बचता है। यानी हमारे पास क्या रह जाता है? क्री प्लस बू रहता है। क्री को कार कर देते हैं, री को आर करके अचोयिणती। अचोयिणती सूत्र क्या कहता है कि जिस प्रत्यय में य और न की इत संज्ञा हुई हो, अगर किसी प्रत्यय में य और न की, कोई पेज नहीं छोड़ना है, शुरुआत का पहला पन्ना यही है, जिस प्रत्यय में य और न की इत संज्ञा हुई है, वो प्रत्यय अगर जोड़ा जा रहा है किसी धातु के साथ में, तो वृद्धि कार्य होता है। तो रिका को क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। और वृद्धि होती है तो अंतिम स्वर को वृद्धि हुई, और वृद्धि हुई तो क्री को, री को आर हुआ, यानी क्री का क्या हो जाता है? कार हो जाता है। युवोर नाको सूत्र से वू को अक कर दिया जाता है, और इस तरीके से आपका रूप क्या बनता है? कारकम रूप यहां पर बन जाता है। क्या बनता है? कारकम रूप यहां पर प्राप्त हो जाता है। ऐसा कि ऐसा नोट करो, कोई भाषा नहीं चाहिए मुझे एक एक चीज चाहिए कि आपको पता होना चाहिए। मैंने लय की इत संज्ञा की हलंत्यम से की, मैंने ण की इत संज्ञा की चुटू से की, मेरे पास बू बचा, बू को मैंने अक किया, युवोर नाको से किया। ये प्रत्यय के तीनों परिवर्तन हो गए। इधर धातु में 3 परिवर्तन हुए। मैंने डू की इत संज्ञा की आदरीय टुड़वे से, मैंने य की इत संज्ञा की हलंत्यम से, और इधर मेरे पास क्री बच गया, क्री को कार कर दिया किससे? अचोयिणती सूत्र से। नोट करिए क्या रूप बनता है? कारकम रूप यहां पर बन जाता है। कारकम, और कारकम का मतलब क्या हो गया? करने वाला। कारकम का मतलब करने वाला। कारक कौन होता है? किसको कहते हैं? करने वाला। जैसे पाठक कौन होता है? पढ़ने वाला। धावक कौन होता है? दौड़ने वाला। ठीक है। नर्तक कौन होता है? नाचने वाला। तो ऐसे ही कारक कौन होता है? करने वाला होता है। कौन सा होता है? करने वाला यहां पर होता है। सरिता जी नोट कर लिए, चलो बहुत अच्छी बात है। बाकी लोग भी आराम से लिखिए गिरिजा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से नोट कीजिए। नोट कर लिए हैं। मैं कैसे आया? वो तो नपुंसक लिंग बनाने के लिए आ गया ना। कारक शब्द इसके तीनों लिंगों में प्रयोग हो जाता है। अगर इसका पुल्लिंग में प्रयोग करोगे, कारक शब्द का तीनों लिंगों में प्रयोग होता है भाई। कारक शब्द का पुल्लिंग करोगे तो क्या हो जाता है? कारकः हो जाता है पुल्लिंग में। और अगर इसी का नपुंसक लिंग में प्रयोग करोगे तो क्या हो जाता है? कारकम हो जाता है। रूप भी तो चलाओगे ना फल की तरह, और कारकानी। और इसी तरीके से अगर इसका स्त्रीलिंग में प्रयोग करोगे तो कारिका हो जाता है। क्या हो जाता है? कारिका हो जाता है स्त्रीलिंग में, टाप प्रत्यय करके। तो तीनों लिंगों में प्रयोग हो जाता है उसका। ठीक है, आइए अब लिखिए इसकी व्युत्पत्ति के आधार पर इसका अर्थ। किसके आधार पर? व्युत्पत्ति के आधार पर इसका अर्थ। यानी कारक कहते किसे हैं? लिखें क्रियाजनकम कारकम।
क्रियाजनकम कारकम, या फिर आप क्या कह सकते हैं, क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, क्रियाजनकत्वम कारकत्वम। अर्थात हम कह सकते हैं इस आधार पर कि क्रिया के जनक को, क्या हो गया, क्रिया का जनक कारक कहलाता है। क्रिया का जनक क्या कहलाता है, क्रिया का जनक कारक कहलाता है। क्रियाजनकत्वम कारकत्वम या क्रियाजनकम कारकम, क्रिया का जनक कारक कहलाता है। इसके साथ साथ इसकी अन्य परिभाषाएं और दी जाती हैं। कहा जाता है कि साक्षात क्रियान्वयी, इसको यूं ले लीजिए, अलग अलग कर देता हूं, फिर कहोगे गुरुजी मिक्सअप हो गया, समझ नहीं आया। देखिए, कहा जाता है कि साक्षात क्रियान्वयी कारकम, या फिर आप कह सकते हैं साक्षात क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, साक्षात क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, यानी कि जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है, जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है। साक्षात यानी सीधा, जिसका क्रिया के साथ साक्षात संबंध होता है, वह कारक कहलाता है। वह कारक कहलाता है। सीधी भाषा में, संस्कृत की परिभाषा में यह निष्कर्ष निकल के आता है कि कारक वही होगा जिसका क्रिया के साथ में सीधा संबंध होगा। जिसका क्रिया के साथ में सीधा संबंध होगा उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कारक कहा जाता है। अगर क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं है तो वो कारक नहीं होगा, उसको कारक नहीं कहा जाता। नोट करिए एक बार परिभाषाओं को, फिर आगे चलते हैं। नोट करिए। नोटेड? अच्छा, आपके साथ ही नोट कर लेते हो, चलिए बहुत अच्छी बात है। आइए अब बात करते हैं कारक भेद। कारक भेद की, और यही आपको समझाएंगे कि भाई संबंध और संबोधन को कारक क्यों नहीं माना गया है। संबंध और संबोधन को कारक क्यों नहीं माना गया, 6 ही क्यों हुए।
तो 6 कौन कौन से हैं पहले उनको लिखते हैं और उसके बाद में आपको बात करेंगे कारक भेद। कारक कितने होते हैं? तो अष्टाध्यायी के अनुसार कारक कितने माने गए हैं? 6 माने गए हैं। अष्टाध्यायी के अनुसार कारक 6 माने गए हैं। 7 या 8 अगर आप पढ़ते हैं तो वो हिंदी आदि में पढ़ सकते हो। संस्कृत में कारक कितने हैं? 6 ही रहेंगे। क्या रहेंगे? कारक जो है वो संस्कृत की दृष्टि से 6 ही रहेंगे। कौन कौन से हैं? नोट करिए। कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट। एक कारिका में लिख दीजिए, कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च। कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादान अधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट। यानी कारक कितने होते हैं? शाबाश शना, क्या बात है, बहुत अच्छा। कारक 6 होते हैं। कौन कौन से 6 कारक माने गए हैं? अष्टाध्यायी के अनुसार। अष्टाध्यायी के अनुसार जो 6 कारक माने गए हैं, यानी कारक 6 हैं। कौन कौन से हैं? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, चलो यहीं कंटिन्यू कर लेते हैं, संप्रदान कारक, अपादान, और 6वां कारक कौन सा है? अधिकरण। 6वां कारक कौन सा होता है? अधिकरण। ये 6 कारक यहां पर माने गए। यहीं से निकल के आ जाते हैं कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण। और न रह गया, अधिकरण इत्याहु कर दिया मैंने, इसको ठीक करना, अधिकरणम इत्याहु कीजिए। इत्याहु, अधिकरणम इत्याहु। और ये आपका 6वां कारक कौन सा हो गया? अधिकरण हो गया। कि कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादान अधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट। अपादान और अधिकरण लगा दिया भैया, अपादान अधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट। इस प्रकार से आपके कारक कितने होते हैं? 6 कारक होते हैं। इस प्रकार से आपके कितने कारक होते हैं? इस प्रकार से आपके 6 कारक यहां पर होते हैं। अच्छा, आपको में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको अष्टाध्यायी के अनुसार इनका क्रम पता है? ये तो सामान्यतः वो क्रम है जिसको हम पढ़ते हैं। ये सामान्यतः वो क्रम है जिसको हम पढ़ते हैं। अष्टाध्यायी के अनुसार क्रम क्या है? अष्टाध्यायी के अनुसार क्रम तो आपने देखा होगा, या लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार तो अपन पढ़ ही रहे हैं। अष्टाध्यायी के अनुसार क्या कहा जाता है? अपादाना, क्या कहा जाता है? अपादानादि कारक। जब भी कारकों की बात आती है ना, तो उस समय अपादान आदि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपादान आदि। कभी भी देख लेना, जैसे हम अकथितम च सूत्र पढ़ेंगे
तो सूत्र की वृत्ति और अर्थ में क्या कहते हैं कि अपादान आदि से अववक्षित। तो भाई कर्ता आदि से क्यों नहीं कहा, कर्म आदि से क्यों नहीं कहा? इसलिए नहीं कहा क्योंकि अपादान अष्टाध्यायी के अनुसार पहला कारक है, जो क्रम है उसमें। तो आदि का मतलब होता है अपादान, पहले शब्द को। जैसे राम आदि कहां गए? वन गए। युधिष्ठिर आदि 5 भाई, तो युधिष्ठिर का नाम ले दिया और बाकी 4 के लिए किसका प्रयोग कर दिया? आदि का प्रयोग कर दिया। जैसे राम आदि, तो राम कह करके राम आदि 4 भाई, तो राम का नाम ले दिया, आदि लगा करके बाकी 3 को ले लिया। तो इस तरीके से यहां पर ये आपको ध्यान में रखना होता है कि तो कितने कारक हैं? 6, लेकिन वहां अपादान आदि कहकर के कारकों को संबोधित किया जाता है। अपादान आदि कहकर के ही कारकों को क्या किया जाता है? संबोधित किया जाता है। तो अष्टाध्यायी के अनुसार इनका क्रम क्या है? अष्टाध्यायी के अनुसार पहला जो कारक है वो है आपका अपादान। कौन सा है? अपादान है। अपादान के बाद में दूसरा कारक है संप्रदान। ये देखिए सरोज ने, पूजा ने और भी शायद सना ने लिखा था, क्रम लिखा संप्रदान। संप्रदान के बाद में तीसरा कारक है करण। करण के बाद में चौथा कारक है अधिकरण। चौथा कारक है अधिकरण। अधिकरण के बाद में 5वां कारक है कर्म। और कर्म के बाद में 6वां कारक कौन सा है? कर्ता है, यानी जिसको हम सबसे पहले पढ़ते हैं वो सबसे अंत में है अष्टाध्यायी के सूत्रों के अनुसार। अष्टाध्यायी के सूत्रानुसार अगर जाओगे तो उस क्रम में इसीलिए क्या कहा जाता है? अपादान आदि कारक कहकर के संबोधित किया जाता है, क्योंकि पहला जो कारक है वो कौन सा है? अपादान है। पहला कारक कौन सा है? अपादान है। सना गिनती याद नहीं करोगे, 5 4 3 यानी 543 621 नहीं, कोई गिनती याद नहीं करनी है, सीधा याद रखो। और वो क्या याद रखना है? सबसे पहले अपादान आता है, अपादान के बाद में उल्टे चलो, संप्रदान आता है, संप्रदान के बाद में करण आता है, फिर अधिकरण और कर्म और कर्ता। क्योंकि ये गिनतियां गड़बड़ करा देती, तुमने 2 बार 2 गिनतियां लिखी, एक बार 543 721 लिखा है, एक बार 543 621 लिखा है, इसका मतलब सब गया। इसलिए सब बराबर हो जाता है। तो नोट करिए फटाफट से क्या है? ये 6 कारक जो है वो माने गए हैं, ये 6 कारक माने गए हैं। चलें, अब इन 6 कारकों में कौन नहीं है? इन 6 कारकों में आप देखते हो तो सामान्यतः हम पढ़ते हैं संबंध को और संबोधन को, दोनों यहां पर नहीं है, दोनों यहां पर नहीं है। गड़बड़ नहीं किया अष्टाध्यायी में, कोई गड़बड़ नहीं किया। अष्टाध्यायी का अपना जो क्रम है, हमने अष्टाध्यायी के क्रम को अपनी सुविधा अनुसार, सरलता के अनुसार उठा लिया। भाई हम बच्चे को पहले कर्ता पढ़ाएं फिर कर्म पढ़ाएं, तो उससे क्या है, बच्चा एक एक चीज को सीखता चला जाता है। अगर उल्टा पढ़ाते ना तो तुम लोग जितना सीख रहे हो ना उतना भी नहीं सीख रहे हो। तो शुक्र मानो ब्रदर आज का कि जिन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी लिख दी और आपको सीधा सीधा क्रम दे दिया कि चुपचाप चुपचाप ऐसे पढ़ लो, समझ में आ जाएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाती। आइए, तो आइए आगे बढ़ते हैं और यहां एक नोट लिखिए। संस्कृत में संबंध तथा संबोधन को संबंध तथा संबोधन को कारक नहीं माना गया है। संबंध तथा संबोधन को कारक नहीं माना गया है। क्यों? क्योंकि उनका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता है। क्योंकि उनका क्रिया के साथ में सीधा संबंध नहीं होता है।
किसका? संबंध और संबोधन का सीधा संबंध नहीं होता है। जैसे दोनों को समझ लीजिए, दोनों को समझ लीजिए कि किस प्रकार संबंध जो है संबोधन नहीं होता है, संबंध और संबोधन। जैसे हमने कहा दशरथस्य पुत्रः वनम अगच्छत। एक वाक्य हमने ले लिया। आगे क्या आया? एक वाक्य हमने लिया, हे छात्रः गृहं गच्छत। हे छात्रा गृहं गच्छत। इनका सीधा संबंध स्थापित नहीं हो पाता, सीधा अन्वय स्थापित नहीं हो पाता, इसलिए इनको संबंध कारक नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? थोड़ी देर समझना, उसके बाद में नोट करने पे जाना। हमने कहा कि पुत्र गया, पुत्र का संबंध क्रिया से है, पुत्र गया। कहां गया? वन गया, तो वन का संबंध भी क्रिया से है। लेकिन दशरथ जो है वो दशरथ क्या है? ये दशरथ संबंध है, और दशरथ का संबंध केवल और केवल किससे है? पुत्र से है। दशरथ का संबंध किससे है? पुत्र से है। तो दशरथ, ना तो दशरथ का संबंध, यानी दशरथ नहीं गया। हम कहते हैं फलाने का बेटा बदमाश है, तो फलाना बदमाश थोड़ी है, फलाने का बेटा बदमाश है। तो फलाने का संबंध तो केवल बेटे से, बदमाश होने से उसका कोई संबंध नहीं होता है। तो दशरथ का संबंध किससे है? पुत्र से है। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि दशरथ का संबंध क्रिया से नहीं होने के कारण, क्रिया से नहीं होने के कारण उसे कारक नहीं माना गया। उसको क्या नहीं माना गया? उसको कारक जो है नहीं माना, क्योंकि इसका क्रिया से कोई संबंध नहीं है, इसको कारक नहीं माना गया। दूसरा, हे छात्रः, हे छात्रों गृहं गच्छत, घर जाओ। तो घर जाने की बात हमने जब की, इस वाक्य को थोड़ा सा और संशोधित कर देते हैं और सरल हो जाएगा, तो जिससे तुम्हारे लिए और अच्छा रहेगा। जिसने लिख लिया है वो तकलीफ नहीं है, उसी वाक्य को समझें। हमने कहा हे छात्राः, हे छात्रों यूयं गृहं गच्छत। हे छात्रों तुम सब घर जाओ। अब तुम सब, जाने वाले कौन हैं? तुम सब है, यानी तुम सब का संबंध क्रिया से है। तुम सब का संबंध किससे है? तुम सब का संबंध क्रिया से है। और कहां जा रहे हैं? घर जा रहे हैं, तो घर का संबंध भी क्रिया से है। लेकिन छात्रों का क्रिया से कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर छात्र का संबंध होता तो उसमें भी उसके अनुसार क्रिया प्रथम पुरुष के बहुवचन की आती, जबकि हमारी क्रिया किसकी है? मध्यम पुरुष के बहुवचन की है। यूयम का प्रयोग नहीं भी होगा ना, हे छात्रा, तब भी क्रिया मध्यम पुरुष की आएगी। संबोधन के साथ में हमेशा मध्यम पुरुष की क्रिया आती है, याद रखना। इसको नोट कराऊंगा आगे जब प्रथमा व्यक्ति पढ़ाऊंगा। तो संबोधन के साथ में हमेशा जो है मध्यम पुरुष की क्रिया प्रयुक्त होती है। एक वचन को संबोधित कर रहे हो तो एक वचन की क्रिया, और अनेकों को संबोधित कर रहे हो तो अनेक वचन की क्रिया, बहुवचन की क्रिया आ जाती है। तो यहां पर आपने देखा कि छात्र का क्या है? यहां छात्र जो है वो क्या है? वो संबोधन है। छात्र क्या है? संबोधन है। और फिर इसका मतलब छात्र शब्द का भी क्रिया से कोई संबंध नहीं। छात्र शब्द का क्रिया से कोई संबंध नहीं होने के कारण, कोई संबंध या सीधा संबंध आप कह सकते हैं, कोई की जगह सीधा संबंध जो है ज्यादा बढ़िया रहेगा। साक्षात संबंध या सीधा संबंध,
सीधा संबंध नहीं होने के कारण उसे कारक नहीं माना गया है, उसे कारक नहीं माना गया है। दोनों चीजें जो हैं, गच्छत नहीं होगा भैया, तुम घर जाओ, गिरिजा यही तो मात खा जाते हो। गच्छत नहीं होगा, जाओ, लोट आ गया, हे छात्रों तुम घर, तो क्या कहा, लोट लकार की क्रिया आ रही है भैया, गिरिजा गड़बड़ मत करो, लोट लकार की क्रिया आएगी, तुम सब घर जाओ, हे छात्रों पुस्तक पढ़ो, हे बालकों नृत्य देखो, तो मध्यम पुरुष की क्रिया आएगी लोट लकार के साथ। नोट करिए फटाफट से। कहानी लिखा संबंध, दशरथ का क्रिया से, अच्छा लिखिए, भाई लिखने में कई बार हम चूक जाते हैं, ध्यान रख लिया करो थोड़ा सा। देखो जब तक परीक्षा नहीं हो जाती ना, तो काम आदि की जिम्मेदारी किसी जिम्मेदार व्यक्ति को दे दो सुप्रिया जी, जो आपके इस काम की जिम्मेदारी को उठा सकें। आप लोग पूरा फोकस किस पे करो, पढ़ने पे करो। किस पे करो भैया, पढ़ने पे करो। चलें आगे बढ़ रहे हैं। आइए, तो क्या हम कह सकते हैं, क्या हम कह सकते हैं कि इस प्रकार यहां इस रूप में लिखिए पहले, अरे यार कहां गया, लिखिए संबंध को षष्ठी विभक्ति के रूप में पढ़ा जाता है। पहली चीज, संबंध भरे कारक नहीं है, लेकिन उसको पढ़ा जाता है किसके रूप में, षष्ठी विभक्ति के रूप में। और दूसरी तरफ संबोधन में प्रथमा विभक्ति प्रयुक्त होती है। संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है, संबोधन में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है। तो 8 नहीं 6 ही रह जाएंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस प्रकार संस्कृत व्याकरण में 6 कारक तथा 6 कारक तथा
7 विभक्तियां होती हैं, यानी 6 तो कारक होते हैं और 7 विभक्तियां होती हैं। बिल्कुल, अगर घर वाले घर से निकाल देंगे तो मेरे यहां आ जाना, स्वागत है, लेकिन कंडीशन एक ही है कि परीक्षा में सिलेक्शन देना होगा, उसके बाद में मेरे घर पर स्वागत है। अब थक गए गुरुजी? नहीं, इसको पूरा करेंगे, ज्यादा नहीं जाएंगे, केवल कारक के सामान्य परिचय पर ही इसको रखेंगे, चिंता मत करो, लेकिन थका मत करो। देखो अभी कुछ दिन तक थोड़ी सी मेहनत करो तो बस, क्योंकि अभी से तुम सोचो, तुम तो बैठे बैठे पढ़ रहे हो, सामने है तुम्हारे सब कुछ, मैं तो सुबह से खड़ा हूं, मैं तो सामने खड़ा हूं भाई। आइए, इस प्रकार संस्कृत कारक व्याकरण में 6 कारक पूछे जाएंगे तो 6 रहेंगे, और विभक्तियां रहेंगी तो क्या होगा, 7 हो जाती हैं। विभक्तियां हो जाएंगी कितनी, 7 यहां पर हो जाती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि आपके कारक तो कितने हो गए, कर्ता से अधिकरण तक 6 होंगे, और अगर बात किसकी की जाएगी, विभक्ति की जाएगी, तो संबोधन अलग से विभक्ति नहीं है, उसमें प्रथमा ही होती है। प्रथमा से सप्तमी तक कितनी हो जाती हैं, 7 विभक्ति हो जाती हैं। कितनी हो जाती हैं, 7 विभक्तियां हो जाती हैं। कारक 6 रहेंगे और विभक्तियां कितनी हो जाएंगी, 7। अगर संख्यात्मक प्रश्न होगा विभक्तियां कितनी होती हैं तो होगा उत्तर 7, और अगर प्रश्न कैसा होगा, विभक्तियां कितने प्रकार की होती हैं, तो उत्तर क्या होगा, जवाब आप दो। विभक्तियां कितने प्रकार की होती हैं ये अलग प्रश्न है, ये आपका जो है बिल्कुल अलग प्रश्न है। बिल्कुल पूजा जी, विभक्तियां 2 प्रकार की, नोट कर लिया तो आगे चलें, नोट कर लिया हो तो आगे चल रहा हूं कि कारक तो कर्ता से लेकर के अधिकरण तक 6 रहेंगे, विभक्तियां 7 रहेंगी, लेकिन यहां पर नोट करिए विभक्तियां दो प्रकार की होती हैं। विभक्तियां कितने प्रकार की होती हैं भैया, कौन बताएगा? बिल्कुल सरोज जी, गिरिजा, बिल्कुल, कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति। एक विभक्ति तो होती है कौन सी, कारक विभक्ति, और दूसरी कौन सी होती है, उपपद विभक्ति। दूसरी कौन सी होती है, दूसरी आपकी उपपद विभक्ति होती है। 2 प्रकार की विभक्तियां होती हैं, बिल्कुल सुशीला जी, सटीक। बिल्कुल निरंजना, सच बात यही है कि जब सक्सेस हो जाओगे तो घर वाले खुद ही अपनी बड़ाई कर लेंगे, देखो मैंने कितना सहयोग किया था तुम्हारा। और आज की परिस्थितियों में किसी से सहयोग की अपेक्षा मत करो, अपने सहयोगी खुद बन जाओ, क्योंकि अब समय ऐसा है जब आप अपने सारथी खुद बनोगे ना तो ही मंजिल मिलेगी। अगर दूसरे के भरोसे नैया लेके चलोगे तो पता नहीं कब डुबो दे। आइए, 2 प्रकार की विभक्तियां होती हैं, कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति। कारक विभक्ति किसको कहते हैं, कारक को उद्देश्य मानकर की जाने वाली विभक्ति। कारक को उद्देश्य मानकर की जाने वाली विभक्ति, वो तो कैसी विभक्ति होती है, कारक विभक्ति होती है। तो फिर उपपद विभक्ति क्या होती है, पद विशेष को, किसको, पद विशेष को, ये तो कारक को और ये पद विशेष को
उद्देश्य मानकर की जाने वाली विभक्ति, की जाने वाली विभक्ति। जब किसको उद्देश्य माना जाए? पद विशेष को उद्देश्य माना जाए। पद विशेष को उद्देश्य जो है माना जाए वो कौन सी होती है? उपपद विभक्ति होती है। समझ में नहीं आएगा थोड़ी देर पेन को विराम दो और यहां लिखो। एक वाक्य में यहां पर लिख रहा हूं आपके सामने, बालकः कलमेन लिखति। कलम शब्द है। दूसरा वाक्य है बालकः मित्रेण सह क्रीडति। दोनों में देखोगे तो कलम शब्द में भी तृतीया है और मित्र शब्द में भी तृतीया है। पहले समझ लो उसके बाद में जाना, भिन्नता पता चल जाएगी आपको। बालक कलम से लिख रहा है, विभक्ति कौन सी है? तृतीया है। क्यों है तृतीया? क्योंकि लिखने की क्रिया में कलम क्या है? कलम जो है वो साधन है, और साधन है तो कलम क्या है? करण कारक है। क्या है? करण कारक है। तो इसलिए यहां तृतीया हुई, क्योंकि कलम साधन था और करण कारक था। तो किसकी वजह से तृतीया हुई? कारक की वजह से तृतीया हुई। ध्यान देना, दो उदाहरण दूंगा, दोनों में स्पष्ट हो जाएगा। कारक की वजह से तृतीया हुई। यहां भी विभक्ति कौन सी है? यहां भी विभक्ति जो है वो तृतीया ही है। यहां भी विभक्ति तृतीया है, लेकिन ये तृतीया करण कारक के कारण नहीं हुई, बल्कि किसके योग में हुई है? सह के योग में हुई है। किसके योग में हुई है? सह के योग में तृतीया हुई है। और सह क्या है? पद है। सह क्या है? पद है। तो पद विशेष के कारण तृतीया हुई तो क्या कहलाएगी? उपपद विभक्ति कहलाएगी। तो यहां जो तृतीया है वो तो किसका उदाहरण है? ये तृतीया तो आपका उदाहरण हो गया उपपद विभक्ति का। किसका हो गया बेटा? ये तृतीया तो आपका उदाहरण हो गया उपपद विभक्ति का। और ये तृतीया किसका उदाहरण हो गया? ये हो गया आपका कारक विभक्ति का। जल्दी से बताओ दोनों की भिन्नता समझ में आई कि नहीं आई? दोनों की विभिन्नता समझ में आई कि नहीं आई? सह के योग में तृतीया हुई तो वो तो कैसी हो गई? उपपद विभक्ति हो गई। कैसी हो गई? उपपद विभक्ति हो गई। और अगर यहां पर किस रूप में हुई? पद विशेष के कारण हुई तो उपपद, और कारक के कारण हुई तो कारक विभक्ति। कौन सी हो जाती है? कारक विभक्ति यहां पर हो जाती है। नोट करिए। अब जहां जहां मैं आपको कारक पढ़ाऊंगा वहां पर आपको बताता जाऊंगा कहां कारक विभक्ति हुई है, कहां उपपद। जहां भी शब्द विशेष के कारण हो, जैसे हम वाक्य पढ़ते हैं ना, अभितय परितय समया निक्सा हा प्रति योगे अपि, तो ये सूत्र से अभितय परितय शब्द विशेष के कारण द्वितीया होती है, तो वो तो कैसी हो गई? उपपद विभक्ति हो गई। लेकिन हम कहते हैं वहां पर कौन सा सामान्य वाक्य अपन ने ले लिया, जैसे हम कहते हैं बालक है फलम खादति, तो फल में द्वितीया हुई वो कौन सी है? वो तो इप्सितम कर्म है, इसलिए वहां पर द्वितीया हुई है। इप्सितम है इसलिए। तो पद विशेष के कारण, एक उदाहरण बहुत है या एक आध उदाहरण और दूं? एक उदाहरण देख लीजिए, चतुर्थी का एक उदाहरण आपको दे देता हूं। जैसे राजा विप्राय धनम ददाति,
धनम ददाति। और इधर आपका एक वाक्य कौन सा हो गया, गुरुवे नमः। इधर आपका एक वाक्य कौन सा हो गया, गुरुवे नमः। अब यहां पर विप्राय शब्द में भी कौन सी है, चतुर्थी है, और गुरुवे शब्द में भी कौन सी है, चतुर्थी है। लेकिन अंतर क्या है, ये चतुर्थी जो है वो तो किसके कारण हुई है, संप्रदान कारक के कारण हुई है। विप्र को धन देता है, देने के योग में चतुर्थी होती है, तो यहां तो ये किसके कारण हुई है, संप्रदान कारक, यानी ये संप्रदान कारक के कारण यहां पर विभक्ति हो गई। किसके कारण, संप्रदान कारक के कारण हो गई। लेकिन यहां कारक के कारण नहीं हुई, बल्कि यहां किसके कारण हुई है, नमः पद विशेष के कारण हुई है। किसके कारण, पद विशेष के कारण यहां पर चतुर्थी का प्रयोग हुआ है, क्योंकि हम पढ़ते हैं नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वचट के योग में कौन सी होती है, चतुर्थी होती है। तो जब जैसे जहां जहां शब्द विशेष के कारण विभक्ति होगी वो हमेशा उपपद विभक्ति कहलाएगी, और जहां भी कारक यानी संज्ञा, जैसे कर्म संज्ञा होकर विभक्ति हो रही है, कर्ण संज्ञा विभक्ति हो रही है, अपादान संज्ञा होकर के हो रही है, अधिकरण संज्ञा होकर के हो रही है, जहां भी संज्ञा होकर के विभक्ति होगी वहां कौन सा रहेगा, वहां आपका उपपद कारक विभक्ति रहेगी, और जहां शब्द विशेष के कारण होगी वहां कौन सी हो जाएगी, उपपद विभक्ति हो जाती है। एकदम 100% मेरे हिसाब से क्लियर होना चाहिए आपका, 100% क्लियर आपका होना चाहिए। नोट किया और फटाफट से बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। डन, चलिए तो लिखिए उपपद विभक्ति है कारक विभक्ति बलीयसी। उपपद विभक्ति ही कारक विभक्ति ही बलीयसी, अर्थात उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति बलवती होती है। उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति बलवती होती है, यानी दोनों ही एक साथ आ जाएं, दोनों ही एक साथ आ जाएं कि कारक विभक्ति भी आ जाए। सरोज ने कहा है कि हम टीचरी बन के डंडा खींचकर, यानी बीच में लाइन खींचकर, बिल्कुल समझने का इससे बेहतर तरीका हो ही नहीं सकता। जब दोनों को आपने पैरेलल रख लिया तो 100% कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी समझ जाएगा। और इसी को पहले उपकारक विभक्ति कराओ, फिर उपपद विभक्ति कराओ, फिर पता नहीं चलेगा ऊपर क्या पढ़ाया नीचे क्या पढ़ाया। अब आपको पता है कि ये कारक विभक्ति है, ये उपपद विभक्ति है। कारक विभक्ति की परिभाषा ये रही, उपपद की ये रही। कारक का उदाहरण ये रहा, उपपद का उदाहरण ये रहा। कारक विभक्ति की व्याख्या ये रही, उपपद विभक्ति की व्याख्या ये रही। कारक का दूसरा उदाहरण ये रहा, उपपद का दूसरा उदाहरण ये रहा। तो बड़े आराम से रहोगे। नहीं, संडे की क्लास अब स्थगित रहेगी, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि मैं भी चाहता हूं भैया कि एक दिन मैं भी तो रेस्ट कर लूं। उपपद विभक्ति ही कारक विभक्ति बलीयसी। उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति जो होती है वो कैसी होती है, बलवती होती है। जैसे, तो गुरुजी कैसे होती है बताओ। तो जैसे गुरुवे नमः, गुरुवे नमः, और दूसरी कौन सी हो गई, गुरुम नमस्करोति।
दोनों वाक्यों पे आप जाएंगे तो यहां तो नमय के योग में कौन सी हो गई, चतुर्थी हो गई, तो ये तो कौन सी हो गई, उपपद विभक्ति हो गई, उपपद विभक्ति। लेकिन यहां नमय के साथ में किसका प्रयोग किया गया था, करोति क्रिया का प्रयोग किया गया है, करोति क्रिया का प्रयोग किया गया है। और करोति क्रिया का प्रयोग किया गया तो अब यहां पर नमय का महत्व खत्म हो गया, क्या बन गया, नमस्करोति क्रिया बन गई। और नमस्कृयोति क्रिया बन गई तो ये कौन सी विभक्ति हो गई, कारक विभक्ति हो गई, कारक विभक्ति हो गई। अब आपने देखा कि जब तक उपपद विभक्ति आ रही थी तब तक तो गुर्वे शब्द में उपपद विभक्ति के कारण किसका प्रयोग हुआ था, चतुर्थी का प्रयोग हुआ था। लेकिन यहां जब नमय की जगह पूरी क्रिया क्या आ गई, नमस्करोति आ गई, तो अब गुरुम शब्द जो है उसमें चतुर्थी नहीं आ सकती, अब उसमें आपको कारक के अनुसार जाना पड़ेगा। और कारक के अनुसार यहां पर कौन सी हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति हो जाती है, कौन सी, द्वितीय। यानी कि नमः शब्द होते हुए भी गुरुम शब्द में कौन सी हो गई, द्वितीय हुई। और द्वितीय क्यों हुई, क्योंकि कारक विभक्ति जो होती है वो कैसी होती है, बलवती हो जाती है। कारक विभक्ति जो है वो कैसी हो जाती है, बलवती हो जाती है। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। मैं भूल जाता हूं इसको पीना। चलिए 5 मिनट की बात और है, उसके बाद आपको विराम दे देंगे आराम से। क्लियर है कि अगर दोनों में से एक का चुनाव करना पड़े कि भाई कारक नमय के अनुसार कारक भी होनी चाहिए थी, लेकिन यहां नहीं हुई, तो क्यों नहीं हुई, क्योंकि नमय नहीं है, यहां पर पूरा पद है नमस्करोति, नमय नहीं है, नमय के साथ में करोति क्रिया जुड़ गई तो इसलिए नमस्करोति हो जाएगा। आपने देखा होगा पूजा, वो सरोज जब भी आती है तो हमेशा यही कहती है अहम नमस्करोमि, अहम नमस्करोमि, मैं नमस्कार करती हूं। यहां पर तो अहम गुरुम नमस्करोमि अगर मैं कहूं तो ये वाक्य अपने आप में से या तो क्या लिखो गुर्वे नमे, या फिर क्या करो गुरुम नमस्करोमि या गुरुम नमस्करोति, इस तरीके से वाक्य जो है गुर्वे नमः, बिल्कुल सुशीला जी, गुर्वे नमः और गुरुम नमस्करोति, बिल्कुल सीधी सी बात है ये। चलो 2 उदाहरण और लिख लो, इसमें अच्छी बात है आप खुद लिख लेना इसको कि हम क्या बना सकते हैं, गुर्वे नमः और गुरुम नमस्करोति। अब किसी दूसरे के लिए कह रहे हो तो नमस्करोति बना लेना, नहीं तो नमस्करोमि रूप बना लेना। तो देखिए सरोज हमेशा लिखती है गुरुम नमस्करोमि, गुरुम नमस्करोमि, तो यानी उसको पता है कि उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति जो होती है बलवती होती है, उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति बलवती होती है। नोटेड। तो चलिए अब एक सारणी बना लीजिए, अब एक सारणी बना लीजिए जिसमें सभी कारकों को संक्षिप्त में आपको समझा दिया जाता है। यहां बनाइए, यहां तो नंबर दे लेना, कारक विभक्ति सूत्र और उदाहरण, कारक विभक्ति सूत्र और उदाहरण। सबसे पहले नंबर 1 कारक कौन सा हो गया, कर्ता हो गया। कर्ता कारक में विभक्ति कौन सी होती है, प्रथमा होती है। और कर्ता कारक का संज्ञा सूत्र कौन सा होता है, स्वतंत्रः कर्ता। कौन सा होता है, स्वतंत्रः कर्ता, यानी क्रिया करने के लिए जो आजाद रहे, पूरी तरह से स्वतंत्र रहे, वो क्या कहलाता है, कर्ता कहलाता है। जैसे उदाहरण हो गया बालकः पठति, बालक पढ़ता है, तो बालक क्या है, कर्ता है, और कर्ता होने से उसमें कौन सी विभक्ति हो गई, प्रथमा, प्रथमा विभक्ति हो जाती, प्रथमा विभक्ति हो जाती है। हम तो अनुस्वार भी नहीं लगाते, हमारी मर्जी, क्योंकि बिल्कुल सही बात है कि वाक्य में तो वक्ता की इच्छा पे निर्भर करता है, संधि करे करे नहीं करे।
करे करे नहीं करे। कर्ता के बाद में दूसरा कारक होता है आपका कर्म। कर्म कारक में विभक्ति कौन सी हो जाती है? द्वितीय हो जाती है। कौन सी हो जाती है? द्वितीय हो जाती है। और कर्म संज्ञा का मुख्य जो सूत्र है वो कौन सा है? कर्तु रीप्सित तमम कर्म। कर्तु रीप्सित तमम कर्म। और जैसे हमारा वाक्य हो गया भक्तः हरिम भजते। भक्त हरि का भजन करता है तो हरि क्या हो गया? कर्म हो गया। हरि क्या हो गया? कर्म हो गया। नेक्स्ट, तीसरा कारक आपका कौन सा होता है? तीसरा कारक आपका होता है करण कारक। तीसरा कारक कौन सा होता है? करण कारक होता है। करण कारक में विभक्ति कौन सी होती है? तृतीया होती है। कौन सी होती है? तृतीया होती है। प्रमुख सूत्र कौन सा होता है? साधक तमम करणम। साधक तमम करणम। क्रिया की सिद्धि में जो सहायक हो उसकी करण संज्ञा होती है। जैसे हम कहते हैं बालकः कंदुकेन क्रीडति। बालकः कंदुकेन क्रीडति। तो कंदुकेन शब्द में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया हो जाती है, क्योंकि वो क्या है? वो आपका करण कारक है। वो क्या है? आपका करण कारक है। आइए, चौथा कारक आपका कौन सा होता है? चौथा कारक होता है आपका संप्रदान। कौन सा होता है? संप्रदान होता है। और संप्रदान में विभक्ति कौन सी होती है? चतुर्थी होती है। कौन सी होती है भैया? चतुर्थी होती है। और सूत्र कौन सा होता है? कर्मणा यमभिप्रैति ससंप्रदानम। कर्मणा यमभिप्रैति ससंप्रदानम। कर्म के द्वारा जिसको संतुष्ट किया जाए वो संप्रदान है। जैसे नृपः विप्राय वस्त्रम ददाति। राजा विप्र को क्या देता है? वस्त्र देता है। नृपः विप्राय वस्त्रम ददाति। पांचवा कारक आपका कौन सा हो जाता है? पांचवा कारक हो जाता है आपका अपादान। पांचवा कारक कौन सा हो जाता है? अपादान। विभक्ति कौन सी होती है? अच्छे बच्चों की तरह नोट करो, विभक्ति होती है पंचमी। कौन सी होती है? पंचमी होती है। प्रमुख सूत्र कौन सा होता है? ध्रुवम पाये अपादानम। ध्रुवम पाये अपादानम। जिससे दूर होना पाया जाए उसकी अपादान संज्ञा होती है। कौन सी अपादान संज्ञा होती है? जैसे हम कहते हैं वृक्षात पत्रम पतति। तो वृक्ष शब्द क्या हो गया? अपादान कारक हो जाता है। वृक्ष शब्द कौन सा हो गया? अपादान कारक हो जाता है। आगे आइए, तो आगे बात करते हैं आपके नंबर को खाली छोड़ देते हैं, कारक को खाली छोड़ देते हैं, लेकिन विभक्ति को काम में ले लेते हैं। तो विभक्ति तो यहां भी होती है कौन सी? षष्ठी। कौन सी? षष्ठी। यानी ये कारक तो नहीं है, संबंध। यहां पर स्टार लगा दो कि ये कारक तो नहीं है लेकिन विभक्ति के रूप में प्रयोग में आता है। प्रमुख सूत्र कौन सा होता है? षष्ठी शेषे। षष्ठी शेषे। जैसे राज्ञः पुत्रः गच्छति। राज्ञः पुत्रः गच्छति। तो यहां राज्ञ शब्द कौन सा हो गया? षष्ठी विभक्ति हो गई। षष्ठी विभक्ति याद रखना, स्टार लगाने का मेरा सीधा मतलब यह है कि यह कारक नहीं है। यानी यहां पर मैं लिख रहा हूं, नंबर नहीं दे रहा, लेकिन संबंध बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए संबंध लिख दिया है। उसके बाद में नंबर 6 आ जाइए, कौन सा हो गया? अधिकरण होता है। नंबर 6 कौन सा हो गया? अधिकरण होता है। अधिकरण में विभक्ति कौन सी हो जाती है? सप्तमी विभक्ति हो जाती है। कौन सी होती है? सप्तमी विभक्ति होती है। और सूत्र कौन सा होता है? आधारोधिकरणम।
आधारो अधिकरणम, जैसे आधारो अधिकरणम मुनि कटे आस्ते। कटे शब्द में कौन सी विभक्ति हो गई? सप्तमी, क्योंकि यह अधिकरण हो गया। कौन सा? अधिकरण हो गया। और इसके बाद में लास्ट आ जाइए, कौन सा? संबोधन। यहां भी स्टार लगा दीजिए। ये कारक नहीं होता है, ये कारक नहीं होता है, लेकिन यहां संबोधन में विभक्ति प्रयुक्त होती है, और विभक्ति कौन सी रहती है? प्रथमा रहती है। विभक्ति कौन सी रहती है? प्रथमा रहती है। और सूत्र कौन सा होता है? याद करो, संबोधने च। कौन सा सूत्र? संबोधने च सूत्र से विभक्ति प्रथमा रहती है। जैसे कहते हैं, हे राम गृहम गच्छ, हे राम गृहम गच्छ। तो यहां हे राम शब्द में कौन सी विभक्ति हुई है? यहां हे राम शब्द में प्रथमा विभक्ति हुई है। तो यहां पर आपको नोट करके मैंने लिखा दिया है, 2 स्टार लगे हुए हैं। स्टार का मतलब क्या है? स्टार का मतलब है कारक नहीं, कारक नहीं है, लेकिन विभक्ति के रूप में प्रयोग होता है, लेकिन विभक्ति के रूप में प्रयोग होता है। इस स्टार का मतलब यह। तो ये सारे कारक, प्रत्येक कारक का सूत्र आपके सामने है, प्रत्येक कारक का उदाहरण आपके सामने। इसी संपूर्ण लीला को हम कहां पढ़ेंगे? कारक प्रकरण में पढ़ेंगे। इसी संपूर्ण कहानी को हम कहां पढ़ने वाले हैं? कारक प्रकरण में पढ़ने वाले हैं। चलिए, उसी में आपको उक्त कर्ता, अनुक्त कर्ता, ये सारी चीजें क्या होती हैं वहीं सिखाऊंगा। भाई उक्त अनुक्त, गुरुजी साइड प्लीज। हे सना अत्र आगच्छ भोजनम कुरु, क्या बात है। पर सना क्यों, सने क्यों नहीं हुआ? लता का तो लते होता है, तो सना का सने करेंगे भैया, सना। भाई श्री राम क्या कहते? हे सीते। प्रकाश राय कह रहे हैं यूपी टीजीटी की मेरिट बढ़ने वाली है। कोई फर्क नहीं पड़ता प्रकाश राय जी, हमें अपना स्थान चाहिए। मेरिट बढ़ रही है, इसका मतलब लोगों के बीच अच्छा कंपटीशन है, लोग सीख रहे हैं, और सीखने वाले निश्चित रूप से सिलेक्शन के हकदार होते हैं। अच्छा प्रकाश जी, वजह क्या है यूपी टीजीटी की मेरिट बढ़ने की? एक बार बता तो दीजिए कि यूपी टीजीटी की मेरिट क्यों बढ़ने वाली है, कोई खास वजह? अच्छा वजह मैं हूं, ये तो गलत बात है। इसका मतलब दोष मुझे दोगे तुम लोग, ये तो गलत बात है यार, ये तो गलत बात है। चलिए, तो ये कारक प्रकरण का सामान्य परिचय यहीं समाप्त करते हैं। एक एक चीज को व्यवस्थित रूप में नोट करिएगा, और अब अगली क्लास सोमवार को होगी, तब कारक प्रकरण को विस्तार से पढ़ना शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।